नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुत्व के कर्नाटक मॉडल पर। बात करेंगे कर्नाटक सरकार की और जिहादियों की साजिश की। हम बात करेंगे हिंदुत्व के इस कर्नाटक मॉडल की ज़रूरतों की कि क्यों आज हिंदुस्तान में ज़रूरत है हिंदुओं को जागने की, सड़कों पर उतरने की, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक के उस घटना से जिसके कारण वहां के हिंदू उग्र हो गए, गुस्सा हो गए और सरकार जो कि उनके पार्टी की सरकार है, जो सरकार हिंदुओं की बात करती है, उस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक नेता कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की हत्या कर दी गई। यह हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं थी। यह हत्या उसी गैंग ने की जो सर को तन से जुदा करने की धमकी देता है, क्योंकि नेतारू ने कुछ समय पहले ही कन्हैया कुमार के समर्थन में पोस्ट लिखा था। कन्हैया कुमार वही हैं जिनकी हत्या जिहादियों ने उदयपुर में गला रेत कर दी थी और प्रवीण नेतारू को उसी की सजा दी गई, क्योंकि वो बार बार इस बात का मसला उठा रहे थे कि आखिरकार हिंदुस्तान में जिहादी कितने आक्रामक हो गए हैं और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कितने उग्र होकर रहे। उनकी हत्या कुल्हाड़ी से काट काट कर की गई और वो भी तब जबकि वो अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे। ठीक उसी तरीके से उनकी हत्या की गई जिस तरीके से जोधपुर में की गई थी। ये पूरी साजिश प्लानिंग जो थी ये डर पैदा करने वाली थी और इसीलिए कर्नाटक के हिंदुओं को ये लगा कि अब इसका जवाब देना पड़ेगा, अपना दम दिखाना पड़ेगा, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही क्यों ना हो। क्योंकि तत्काल तो पुलिस ने उस स्तर की कार्रवाई नहीं की, सरकार ने वैसे एक्शन के लिए घोषणाएं नहीं की और इसलिए हिंदू उग्र हुए और सड़कों पर निकल चुके थे। सड़कों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कतिल के काफिले पर हमला किया, उनकी गाड़ी पर भी हमला किया और उनसे जवाब मांगा कि सरकार क्या कर रही है। नवीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एमपी भी हैं, जहां पर प्रवीण की हत्या की गई और इसके कारण वहां पर जो स्थितियां बदली उसमें पुलिस बल तैनात किया गया, धारा 144 लागू किया गया और साथ ही स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। लेकिन जिहादियों की साजिश देखिए कि उन लोगों ने इसके बाद स्कूल खोलने के लिए एप्लीकेशन दायर किया कि इन क्षेत्रों के स्कूल कॉलेज को बंद नहीं किया जाना चाहिए। अब स्थितियां देखिए कि जिस दक्षिण कन्नड़ और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ये हंगामा चल रहा था, वहां कुछ समय पहले बुर्के का विवाद भी चला था और लड़कियां हिजाब डालकर जो स्कूल में कॉलेज में जाती हैं उसके खिलाफ हंगामा चला था। लेकिन उस समय इन लोगों ने ये नहीं कहा कि स्कूल और कॉलेज को खोले रखना चाहिए और उसके नियम कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन इस बार हिंदुओं ने दम दिखाया और 2 दिन के अंदर कर्नाटक की सरकार हिल गई। सीएम बोम्मई को कड़ा एक्शन लेना पड़ा और फिर सीएम बोम्मई ने आनन फानन में 5-5 एसआईटी का गठन किया। कर्नाटक ही नहीं, केरल भी भेजी गई एसआईटी की टीम ताकि इस मर्डर के पीएफआई और एसडीपीआई के कनेक्शन को उजागर किया जाए। पीएफआई का लिंक इससे जुड़ रहा था और जो तरीके मर्डर के लिए अपनाए गए थे उससे साफ लग रहा था कि ये जिहादी संगठन जितने हैं उन लोगों ने प्रवीण की हत्या की है और इसलिए पीएफआई के लिंक को खंगाला जा रहा था, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाने लगे। यहां तक कि जब सीएम बोम्मई को ये लगा कि अब हिंदू सड़कों पर उतरने लगे हैं अपने धर्म और अधिकार की रक्षा के लिए, अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं,
तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, तो ऐसे में बोम्मई ने एक और स्टेप आगे उठाया और उन्होंने घोषणा की कि कर्नाटक में जिहादियों के खिलाफ, यानी कि देशद्रोहियों, देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले, इस्लामिक एजेंडा चलाने वाले लोगों के खिलाफ यूपी के योगी मॉडल को अपनाया जाएगा। यानी अगर जिहादियों का लिंक सामने आया, जिन जिन लोगों को इस हत्या में नाम सामने आएंगे और वो भगोड़े साबित होंगे, तो ऐसी स्थिति में उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने इस पूरे प्रकरण को, इस मर्डर को एक बड़ी साजिश का हिस्सा माना और अंतर्राष्ट्रीय रैकेट, यानी कि जिहादियों का जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय रैकेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इसके जाल फैले हुए हैं, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए इस मामले को एनआईए के हवाले करने की बात भी कही कि अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसकी जांच करेगी, जो आतंकवादी घटनाओं से संबंधित मामलों की जांच करती है, क्योंकि यह मामला आतंकवादियों से ही जुड़ा हुआ है, जिहादियों से जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार कर्नाटक की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर प्रदर्शन नहीं किया जाता तो भी एक्शन लिया जाता, देर सवेर इसमें बड़ी कार्रवाई की जाती। लेकिन फिर भी कर्नाटक के हिंदुओं ने दिखाया कि सरकार किसी की भी हो, धर्म के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन जिहादियों के भय फैलाने, खौफ फैलाने वाली नीति का जवाब सड़क पर उतर के दिया जाएगा और बताया जाएगा कि अगर तुम लोगों ने इस तरह की हरकतों को नहीं रोका तो फिर देख लेना कि हिंदुस्तान की ताकत हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। कर्नाटक का ये हिंदुत्व मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे समझना जरूरी है और ये सोचना जरूरी है कि कर्नाटक के इस हिंदुत्व मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं एक दो नहीं हैं। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक, हर क्षेत्रों में, यानी साउथ से लेकर नॉर्थ तक अगर देखा जाए तो इस्लामिक एजेंडा चलाने वाले दो तरह की नीतियां अपना रहे हैं। एक तो ये अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठनों के साथ जुड़कर एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के टिप्पणी के बाद हुए विवाद इसका एक उदाहरण है। नुपुर शर्मा के खिलाफ कई फतवे जारी किए गए, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, यहां तक कि उनके ऊपर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज किया गया और पूरा इस्लामिक संगठन, चाहे तो देश के हों या विदेश के हों, सब नुपुर शर्मा की उस टिप्पणी के खिलाफ एकजुट होते दिखे। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं हिंदुस्तान में हिंदुओं की स्थिति के बारे में। अलग अलग जगहों पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, यहां तक कि जो अभी मोहम्मद जुबैर की बात आ रही है उस पर भी यही आरोप है कि उसने अलग अलग समय में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। लेकिन हिंदू उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं। जोधपुर में एक बड़ी घटना घटी जो पूरी तरह से आईएस के तर्ज पर एक हिंदू युवक की हत्या की जाती है, लेकिन फिर भी राजस्थान में फुसफुसाहट के साथ संघर्ष खत्म हो जाता है। छिटपुट तरीके से विरोध प्रदर्शन होते हैं, कुछ हिंदू संगठन सड़क पर आते हैं, लेकिन उन संगठनों के साथ राजस्थान के हिंदू पूरी तरह से एकजुट होता दिखाई नहीं देते हैं। इसी के कारण कांग्रेस की सरकार, सीएम अशोक गहलोत नींद में सोए रहते हैं और उसी तुष्टीकरण के नीति के तहत
जिसमें मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को दबाया जाता रहा है, इस मामले को रफा दफा करने की तैयारी भी कर लेते हैं। कुछ इसी तरह की घटना पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल के सांसद, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली का अपमान किया और वो इस अपमान के बावजूद खुले तौर पर घूम रही हैं। उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है और हिंदू उन्हें अभी भी राजनीतिक मामले के कारण अपने सर आंखों पर बिठाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं को ये पूछना चाहिए सवाल ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं से कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके आप राजनीति में कैसे रह सकते हो। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए ये लगता है कि कर्नाटक का हिंदुत्व मॉडल बहुत जरूरी हो गया है, हर राज्य में जरूरी हो गया है और इन राजनीतिक पार्टियों को ये बताना जरूरी हो गया है कि हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करने वाले इस देश में सियासत नहीं कर सकते। ये बताना जरूरी हो गया है कि अगर आगे भी तुम इसी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, आगे भी मुसलमानों को खुश करने के लिए राजनीति करते रहे, हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, तो फिर तुम्हारे राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देंगे। और ये जरूरी है कर्नाटक मॉडल के तर्ज पर, क्योंकि दक्षिण कर्नाटक में जो हिंदुओं ने अपना दम दिखाया है वो भाजपा की सरकार भी हिल गई है। तो कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी जैसी छोटी छोटी पार्टियों और एंटी हिंदू पार्टियों की क्या औकात है कि वो अगर हिंदू एकता देख लें, हिंदुओं के इस प्रदर्शन को देख लें, तो वो फिर हिंदू विरोधी नीति अपना सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।